बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस बात का आपको इल्म है कि हम द प्रोज राइटर्स ऑफ द अर्ली विक्टोरियन के ऊपर हम बात करना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले जो है हमने रस्किन को पढ़ा है, थॉमस कार्लाइल के ऊपर हमारा लेक्चर मौजूद है, जॉन रस्किन के ऊपर हमारा लेक्चर मौजूद है। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट पे आता है, सी नंबर पे आता है थॉमस बेबिंगटन लॉर्ड मैकॉले। अक्सर जो है इसको थॉमस मैकॉले के नाम से या लॉर्ड मैकॉले के नाम से लोग जानते हैं। बेटा शुरू करते हैं। आपने इसका वो डेट ऑफ बर्थ याद रखना है। वो 1800 में वो पैदा हुआ और 1859 में उसका डेथ हुआ। ये लाजमी है, आपने इसको नहीं भूलना। बेटा शुरू करते हैं। ये बड़ा ग्रेट राइटर है, उनका बड़ा ये मैं आपको जनरल मैं आपको ये बताऊंगा इसके बारे में कि ये बंदा बड़ा कमाल का बंदा है। और जब वो जिंदा था तो उस टाइम पे वो थॉमस कार्लाइल और जॉन रस्किन से वो कई गुना वो आगे था, लेकिन इसके अंदर चंद फ्लास थे, चंद खामियां उनके अंदर थे, जिनकी वजह से लोग वो फिर क्रिटिक्स ने उनको थर्ड पे रखा। और ये दो जो है थॉमस कार्लाइल और जॉन रस्किन को फर्स्ट रैंक दी और उसको फिर उसको नेक्स्ट रैंक उन्होंने दी। तो बेटा शुरू करते हैं। अब आपको अंदाजा होगा, दो कार्लाइल एंड रस्किन आर नाउ कंसिडर्ड to be the great prose writers of the Victorian period, contemporary opinion gave the first place to Macaulay। देखिए बता दिया ना, कंटेम्प्रेरी ओपिनियन हमारे पास ये भी है कि द फर्स्ट प्लेस सपोज टू बी गिवन टू मैकॉले, कि पहला जगह तो मैकॉले को वो देना चाहिए, अगरचे हमारे पास यहाँ थॉमस कार्लाइल और रस्किन जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। Who is popularly who in popularity far exceeded both of them, क्योंकि वो शोहरत से दोनों से आगे है। He was a voracious reader। voracious reader का मतलब जो बहुत ज्यादा रीडिंग करता है। And he remembered everything he read। ये बड़ी जबरदस्त आगे इसके मेन क्वालिटी है, वो जो कुछ रीड करता था उसको याद होता था। He could repeat फ्रॉम मेमोरी ऑल द 12 बुक्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। आपको इस बात का इल्म है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन ने 12 किताबों पर मुश्तमिल वर्क जो है उन्होंने असल में 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया था। पहले में 10 बुक्स थे, सेकंड में फिर 12 बुक्स। ये भी मैं आपको बताता चलो कि बुक 7th एंड बुक 9th को उसको थोड़ा लेंथ शॉर्टन करके कम करके जिससे उन्होंने 2 बुक्स बनाई, तो टोटल 12 बुक्स हुए। तो ये हमारे पास ये जो कमाल का राइटर था, कमाल का बंदा था थॉमस बेबिंगटन लॉर्ड मैकॉले ने उनके 12 किताबों को याद किया था और वो उसको वो हिफ्ज हुआ था वो 12 किताबें, यानी इतना ग्रेट मेमोरी का मालिक था। ये भी आपको एमसीक्यू होता है कि उनके 12 किताबें किसने याद की, तो थॉमस बेबिंगटन लॉर्ड मैकॉले का नाम आपने नहीं बोलना, जो कि हमारे पास 1800 में पैदा हुआ, 1859 में उसका डेथ हुआ था। उन्होंने वो याद किया था। एट द एज ऑफ 25 ही रोट हिज एसेज ऑन पोएट्री इन जनरल एंड ऑन मिल्टन एज अ पोएट। उन्होंने जो है एसे के ऊपर पोएट्री के ऊपर एक एसे लिखी और मिल्टन के ऊपर भी उन्होंने एक एसे लिखी, उसको एज अ पोएट प्रेजेंट की। मैन एंड पॉलिटिशियन इन particular which brought him immediate popularity as Byron's Childe Harold had done। जैसे कि बायरन ने जब चाइल्डी हेरल्ड एक वर्क प्रोड्यूस की जिसकी वजह से उसको शोहरत बहुत जल्दी मिली, इस तरह जो है हमारे पास थॉमस बेबिंगटन लॉर्ड मैकॉले ने जब मुख्तलिफ एसेज लिखी पॉलिटिशियन के ऊपर, इंसान के ऊपर, मिल्टन के ऊपर, पोइट्री के ऊपर, तो उसको बहुत ज्यादा शोहरत जो है बहुत जल्द शोहरत उसकी वजह से मिली। बिसाइड्स इसके अलावा बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल एसेज विच वन फॉर हिम अ ग्रेट फेम एंड पॉपुलरिटी। उन्होंने बायोग्राफिकल एसेज लिखी और उन्होंने क्रिटिकल एसे लिखी जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा शोहरत मिली। मैकॉले लाइक कार्लाइल रोट हिस्टोरिकल एसे एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। उन्हें हिस्टोरिकल एसे के साथ साथ जैसे कि कार्लाइल ने उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड भी लिखी। एज अर्ली एज 1828 ही रोट अ परफेक्ट हिस्टोरियन must possess an imagination sufficiently powerful to make a narrative affecting and picturesque।
द पावर ऑफ इमेजिनेशन ही पोजेस्ड, ये बड़ा जबरदस्त लाइन है, द पावर ऑफ इमेजिनेशन ही पोजेस्ड एंड एक्सरसाइज सो डिलाइटली that his history was at once purchased more eagerly than poems of romance. यानी उसका पावर ऑफ इमेजिनेशन इतना ग्रेट था ना, जब उन्होंने वो हिस्ट्री प्रोड्यूस की तो उसके अर्लियर पोएम्स एंड वर्क पहले से मौजूद था, लोग उसकी तरफ इतना ट्रैफिक लोगों का नहीं हुआ था जिस तरह उसकी हिस्ट्री की तरफ लोग जो है क्राउडेड हुए और उसको वो लेना चाहते थे. Macaulay was the representative of popular sentiments and prejudice of the common Englishman of the first half of 19th century. फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century के टाइम पे इंग्लैंड के अंदर जितना भी जैसी भी जिंदगी लोग गुजार रहे थे, मैकॉले उसका रिप्रेजेंटेटिव थे. बट his popularity was based mainly on the energy and capacity of his mind. वो ज्यादा शोहरत जो है ना उसके अपने मेमोरी की वजह से मशहूर है. And the eloquence with which he enlivened का मतलब है बेटा उसको मतलब जान देना, बेदार करना. whatever he wrote, वो उसका मतलब वो जो कुछ भी लिखता था ना तो वो उसको जैसे कि वो उसे जान देता था, मतलब उसको बेदार करता था, उसको ऐसा पिक्चर देता था, मतलब एक शक्ल देता था, एक जिस्म उसको देता. by the resources and the quickness of his memory, by his wide learning which was always at his command, he rose to high rank as an exponent matter of history, as a critic and as a critic of the opinion. तो यानी उसकी जो है ओपिनियन और उसकी ग्रेट मेमोरी की वजह से ना, और इसकी बड़ी वो लर्निंग के कमांड की वजह से जो है उसको ग्रेट हिस्टोरियन भी कहा जाता है और ग्रेट क्रिटिक भी उसको कहा जाता है. द चीफ क्वालिटी विच मेक्स मैकॉले डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर प्रोज राइटर ऑफ द पीरियड इज वेराइटी एंड ब्रिलियंस ऑफ डिटेल इन हिज राइटिंग. जो मेन चीफ क्वालिटी है ना, वो जो कुछ लिखता था ना वो एविडेंसेस देता था, क्योंकि उसका मुतालिया तो ज्यादा थी ना. याद रखिएगा बेटा, जब हम कोई बात करते हैं और इसके साथ हम चंद एविडेंसेस, सबूत और मिसालें देते हैं, उस बात में दम होते हैं. या कोई कुरान का हवाला हम देते हैं, कोई फिलासफर का हवाला हम देते हैं, कोई असहाबी का सहाबा का हवाला हम देते हैं, किसी किताब का हवाला हम देते हैं. जैसे कि हम कहते हैं हजरत अली रज़ी का इरशाद है, तो लोग इसके ऊपर सवाल नहीं उठाते. जैसे हम कहते हैं बेटा कि एक मार्क ट्वेन ने ये बात कही है कि जितना मैं इंसान से नजदीक हो जाता हूँ इतना मैं अपने कुत्ते से मेरा मोहब्बत ज्यादा हो जाती है. तो ये ऐसी बातें है ना कि फिर इसके ऊपर अगर हमारे पास एविडेंसेस हो जो सही पे मबनी हो तो फिर लोग इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते. देयर इज अ फॉन्डनेस का मतलब जैसे कि मतलब बंदे का मोहब्बत होना और इसका प्यार होना. फॉर पर्टिकुलर इन हिज डिस्क्रिप्शन which distinguish the poems and novels of the new age from the more generalized and abstract composition of the old school. तो यही बात दोबारा रिपीट होती है कि उसके अंदर इतना डिस्क्रिप्शन जो कि पुराने पहले जमाने के जो नावल पोएम होते थे वो उसके अलग होते. दो he may be more extravagant and profuse in his variety and detail. बेटा एक्स्ट्रावेजेंट हम देखते हैं जो वाफर मिकदार में एक चीज प्रोड्यूस करते हैं और प्रोफ्यूज भी उसी जो चीज वाफर मिकदार में. इन हिज वैरायटी इन डिटेल, बेटा वो वाफर मिकदार में जो है डिटेल प्रोड्यूस करता था, जो बात करता था उसके कई वो एविडेंसेस देता था. देन इट्स कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द हिस्ट्री. दिस वैरायटी इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेट प्लेननेस. इस वैरायटी की वजह से जो है ना, कौन से कि वो बहुत ज्यादा वो एविडेंसेस और बहुत ज्यादा वो वर्बूज और बहुत ज्यादा, मैं आपको ये बता दूं कि प्रोफ्यूजनेस वो शो करता था अपने टेक्स्ट के अंदर. प्रोफ्यूजनेस में दोबारा कि एक बात को वो सीधा सीधा नहीं बोलता था, बड़ा चढ़ा के बोलता था. द ओनली फॉल्ट इन हिज स्टाइल इज दैट at times it becomes too rhetorical so that the continuity of the narrative is sacrificed. ये आपने अंडरलाइन करना है. उसका जो मेन इशू था ना
वो कोशिश करता था जो बात वो बयान करता था तो वो उसके लिए सही अल्फाजों का चुनाव करता था, और उस चुनाव में इतना डूब जाता था, इतना नीचे जाता था कि कंटिन्यूटी में हलल आता था। उसका जो नैरेटिव है, जो किस्सा है, उसकी कंटिन्यूटी में हलल आता था। तो क्रिटिक्स ने उसका ये एक कमी जैसे समझा कि उसकी गलती है। His short sentences and his description of particular interferences with the flow of narrative, and so the cumulative effect of the story is not always secured. तो मतलब इसकी वजह से बहुत ज्यादा वो अल्फाज का चुनाव और अल्फाज का खूबसूरती जब वो लाना चाहता था इस कुश में था, तो जो स्टोरी था ना उसका जो सही कमुलेटिव इफेक्ट जो उसका था, जो उसका मैं आपको ये बताऊंगा, उसका जो इसके अंदर बहुत बड़ा अंबार का बायस वो होता था। मतलब कहानी में कहानियां पैदा होते थे, ठीक है। तो कहानी का जो असल मकसद था वो सिक्योर नहीं होता था। बिसाइड दिस वीकनेस ऑफ स्टाइल, इससे बावजूद भी मैकॉले इज नाउ गिवन अ रैंक लोअर देन Carlyle and Ruskin in Arnold on the account of his lack of originality and depth as a thinker. तो ये जो है इस वीकनेस स्टाइल की वजह से जो है उसको जितने भी हमारे पास ग्रेट प्रोज राइटर है जैसे कि मैथ्यू आर्नल्ड है, रस्किन है, उसको नीचे रखा जाता है। और साथ में जो है ऑन द अकाउंट ऑफ हिज लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है कि उसके अंदर ओरिजिनलिटी के लेक निस्ती कमी थी एंड डेप्थ एज अ थिंकर। बट ऑन द होल ही स्टिल रिमेन्स एज वन ऑफ द मोस्ट enjoyable ऑफ ऑल द विक्टोरियन प्रोज राइटर्स। लेकिन इस सब से हट के भी वो बड़ा एंजॉयबल राइटर था, बड़ा लोग उसको बड़ा वो एंजॉय करते थे उसको रीड करते हुए, इन सारे फ्लॉस के बावजूद भी। सो बेटा दिस वाज अबाउट थॉमस Babington Lord Macaulay. If you have any questions, you can ask. Thank you, beta. Allah Hafiz.